हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज इस नई वीडियो में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय 3 है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन। पिछले वीडियो के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय विनिमय स्तर पर 3 गतियां जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, व्यापार, श्रम और पूंजी। ठीक, उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, ठीक, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो संपूर्ण विश्व को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया हो, ऐसी वस्तुएं, ऐसा उत्पादन, ठीक, जिसकी मांग दुनिया के हर कोने में या उसी के आधार पर की गई होगी। अब 19वीं सदी में दुनिया के अधिकांश देश, ठीक, अपने यहाँ अनाज बढ़ाने की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यानी जो भी राष्ट्र ये चाह रहे थे कि उसकी जनसंख्या के अनुकूल, ठीक, फसलों का उत्पादन किया जाए जिससे भरपेट भोजन वहां की जनसंख्या को मिलता रहे। हर देश की यही सोच थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कहने वाले हैं। तो मैं ये बता रहा था, एक देश था इंग्लैंड, जिसका जो सोच थी वो दुनिया के अन्य देशों से अलग थी, क्योंकि दुनिया के अन्य देश ये चाहते थे कि वहां पर खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाए, अपनी जनसंख्या के अनुरूप बनाया जाए। लेकिन यूरोप में एक राष्ट्र ऐसा भी था जो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया उसने। क्यों? क्योंकि वहां ये सोच थी कि अगर हम लोग खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो टकराव की स्थिति हो जाएगी, टकराव की, वहां के समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब वहां क्या हुआ, यही आप सोच रहे होंगे। तो मैं आगे आपको बता रहा हूं कि 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में, जो 18वीं सदी का अंतिम समय था, वहां कहां? इंग्लैंड में। कहां पर? ब्रिटेन या इंग्लैंड, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जिसकी वजह से वहां कृषि विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि छोटा सा राष्ट्र था, कृषि योग्य भूमि का अभाव था, ठीक, तो उसने उस ओर ध्यान न देकर दूसरी ओर ध्यान दिया। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा? ठीक, शहरों का विकास होगा, क्योंकि जनसंख्या को रहने के लिए आवास की जरूरत होती है। शहरों का विकास तेजी से होने लगा, शहरों का विकास तेजी से होने लगा, जिससे देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी। ठीक, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये निकल के आता है, जनसंख्या बढ़ी, खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ गई, ठीक, जिससे कृषि उत्पाद, कृषि से उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं थी उसकी मांग बढ़ना शुरू हो गई। और जब उनकी मांग बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, उनकी कीमत भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कम वस्तु है तो इसकी मांग ज्यादा होगी, तो ज्यादा मांग होने पर आपको ज्यादा दाम देना पड़ेगा। तो उसकी मांग बढ़ने लगी कृषि उत्पादों की, और उससे उनकी कीमत में क्या हो गई? वृद्धि होने लगी। जब वृद्धि होने लगी तो ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामी
दबाव में आकर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लाइन मैंने लिखी है, आप लोग समझेंगे कि ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामी जिनके पास बहुत बड़ी भूमि थी, उनके दबाव में आकर आयात पर प्रतिबंध लगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? आयात का मतलब क्या होता है? विदेशों से कोई वस्तु मंगाना। तो ऐसी वस्तु, ठीक, अगर विदेशों से आएगी किसी भी राष्ट्र में, तो सीधी सी बात है, जो वहां की वस्तु है उसके दाम गिर जाएंगे, ठीक। और जब वस्तु उपलब्ध नहीं होगी तो दाम बढ़ेंगे। और उत्पादन कौन कर रहा था? उत्पादन कर रहे थे वो बड़े भूस्वामी। वो ये चाहते थे कि हमारी जो वस्तु है, जो यहाँ पे हम उत्पादन कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा दाम में बिके, ठीक। इसलिए उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया और सरकार ने उनके दबाव में आकर बाहर से आने वाली कृषि उत्पाद या खाद्य सामग्री आप कह सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, उस पर रोक लगा दी, ठीक। बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सा खाद्य पदार्थ है जिस पर सरकार ने क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। क्योंकि मैं आपसे बता रहा था बेटा कि सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उस खाद्य सामग्री का या कृषि उत्पाद का नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो उस जो कृषि उत्पाद था वो था मक्का, ठीक। सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अब मक्का विदेशों से इंग्लैंड या ब्रिटेन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सरकार ने आयात लगा दी, आप आयात बंद कर दिया है। इससे क्या फायदा है? फायदा मैं अभी पूर्व में बता चुका हूं। इससे जो बड़े भूस्वामी थे, जो खेतों के मालिक थे, जमीन के मालिक थे, जो कृषि उत्पाद को उत्पादन करते थे, उनकी वस्तुओं के दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मान लीजिए पहले कोई 1 रुपया में बिक रही है कोई वस्तु, तो हो सकता है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए तक या उससे ज्यादा भी कीमत उसकी बढ़ सकती है। तो भूस्वामी अपना फायदा देख रहे थे, अपना लाभ देख रहे थे, इसलिए उन्होंने दबाव बनाया और सरकार ने क्या कर दिया? आयात कर दिया, ठीक। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा कॉर्न लॉ आती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ मीन्स नियम या कानून होता है, ठीक। कॉर्न लॉ किसे कहते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, उसी का मतलब कॉर्न लॉ है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ब्रिटेन की सरकार ने जिन नियमों के आधार पर कृषि उत्पाद का आयात बंद किया था, उन्हीं नियमों को कॉर्न लॉ कहा जाता है। बेटा आपको यह समझना है कि सरकार ने मक्का पर जो आयात बंद किया था, मक्का का जो आयात बंद किया था, वो कुछ नियमों के माध्यम से किया, ठीक। और जिन नियमों के माध्यम से उसने प्रतिबंध लगाया था, उनको इंग्लैंड में आने से रोका था, वो नियम कॉर्न लॉ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कॉर्न लॉ कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कॉर्न लॉ किसे कहते थे। मैं आप लोगों को अभी जो मैंने आपसे समझाया है बुक के माध्यम से और स्पष्ट कर देता हूं। 18वीं
सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, ये मैंने आप लोगों को बताया। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहरों का आकार बढ़ा, उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। ठीक, कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों ने सरकार से दबाव बनाकर मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगवा दिया या लगा दिया। ठीक, जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। आपको याद रखना है कि जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगाया था वही कॉर्न लॉ के नाम से जाने जाते हैं। अब बेटा आप सोच रहे हो कि कॉर्न लॉ, ठीक, कॉर्न लॉ का मतलब है आयात पर प्रतिबंध, आयात बंद कर देना। तो कॉर्न लॉ के बाद क्या हुआ होगा, अब सोच लीजिए। कॉर्न लॉ के बाद विदेशों से बाहर से आने वाली वस्तु बंद हो गई होंगी और जिससे वहां पे जो वस्तुएं थी उनका दाम आसमान छूने लगे होंगे, यानी उनके दाम बढ़ने लगे होंगे। सीधी सी बात है। अब जब दाम बढ़ेंगे तो परेशानी किसे होगी? परेशानी आम नागरिक को होगी। ठीक, तो शुरू में तो आयात बंद कर दिया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप इस नियमों का विरोध होने लगा। सरकार से मांग की जाने लगी कि कॉर्न लॉ को समाप्त किया जाए। ये जो प्रतिबंध आपने लगाया है इसको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए या इसको समाप्त कर दिया जाए। तो सरकार पे एक बार पुनः दबाव बना और वो दबाव था इन नियमों को समाप्त करने का। तो सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर हटा दिया, जो उसने पूर्व में नियम बनाए थे उनको समाप्त कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे बेटा कि कॉर्न लॉ की जो पाबंदी थी, जो नियम थे, उनको बंद करने के बाद क्या हुआ होगा। ठीक, इसका मतलब आयात खोल दिया, आयात खोल दिया। जब आयात खोल दिया होगा तो दाम गिर गए होंगे, सीधी सी बात। जो दाम बढ़े थे, जो कीमत बढ़ी थी वो घट गई होगी। ठीक, और जब कीमत घट गई होगी तो उनकी मांग बढ़ गई होगी। सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं यदि किसी वस्तु के दाम गिरा दिए जाएं, कीमत कम कर दी जाए तो लोगों में उसकी मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने का मतलब है उसका उपभोग बढ़ जाएगा। ठीक, यानी कॉर्न लॉ की समाप्ति के बाद, ठीक, ऐसी वस्तुएं, ठीक, जिनके दाम ब्रिटेन में बहुत ऊपर पहुंच चुके थे, बहुत आसमान छू रहे थे, उनके दाम घट गए और दाम घटने के बाद उनका उपभोग बढ़ना शुरू हो गया। अब देखिए, जब उपभोग बढ़ेगा, दाम घटेगा तो कहां पर होगा, क्या हुआ होगा? दाम घटने के बाद क्या हुआ होगा? दाम घटने के बाद सीधी सी एक परिस्थिति बनेगी। इंग्लैंड में उत्पादित वस्तुओं की लागत कीमत से अधिक होगी। ऐसा हुआ कि इंग्लैंड में जो वस्तु उत्पादित कर रहे थे वहां के किसान, जो भूस्वामी, जो कृषि उत्पाद तैयार कर रहे थे, उसकी लागत, उसके उत्पादन में जो लागत आती थी उसकी मिलने वाली कीमत से कम थी, सॉरी अधिक थी। लागत ज्यादा थी और कीमत क्या थी? अधिक थी। यानी ऐसा मान लीजिए, स्पष्ट कर देता हूं, मानिए कोई वस्तु में उत्पादन करने में 5 रुपए का खर्च आ रहा है और वो बिक रही है 2 रुपए, तो इसका मतलब हो गया लागत अधिक है और कीमत कम है। तो ऐसी स्थिति इंग्लैंड में भी उत्पन्न हो गई। इंग्लैंड के जो भूस्वामी थे, जो कृषि उत्पाद करते थे, तो उस उत्पाद में आई लागत और
उत्पादन के बाद जो वस्तु तैयार हो गई, बिकने के लिए बाजार में गई, तो बाजार में उसकी कीमत कम मिली, यानी लागत ज्यादा थी और कीमत कम थी। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो लोगों ने कृषि कार्य करना बंद कर दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि जब उनको कुछ फायदा, उनको लाभ नहीं होगा तो लोग उस वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कृषि कार्य छोड़ दिया और वो लोग अपने स्थान को छोड़कर रोजगार की तलाश में कहाँ जाने शुरू हो गए? शहरों की ओर जाना शुरू हो गया। शहरों में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हो चुकी थी, तो लोगों को क्या था? रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलने लगे, उनकी आय बढ़ने लगी। ठीक, क्योंकि काम उनके पास अब उपलब्ध हो गया, कृषि में उनको लाभ हो नहीं रहा था और उन्होंने शहर की ओर जाकर लाभ कमाने के लिए किसी न किसी रोजगार में कार्य करना शुरू कर दिया। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण लोगों की आय बढ़ने लगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जब उनको कार्य मिल गया तो उनकी आय बढ़ने लगी। अब आय बढ़ने के साथ ऐसी वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई, यानी कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ गई और विदेशों से आयात भी बढ़ने लगा। जब उसकी मांग बढ़ेगी तो आयात भी बढ़ने लगेगा और आयात ज्यादा मात्रा में होने लगेगा। अब इस कमी को पूरी करने के लिए, कृषि उत्पाद की जो आयात है उसको नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड के लोगों ने